नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका खबर दमदार में। शाम 7 बजे तक की सभी बड़ी खबरें इस बुलेटिन में होंगी। वाराणसी में ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी केस में आज सुनवाई हुई। दूसरी खबर आपकी आज की क्या है? पशुपालन विभाग में घोटाले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई है। तीसरी बड़ी खबर, सीएम योगी पीएसी के नए रंग रूटों की सलामी लेने पहुंचे। चौथी खबर है, पीएम मोदी ने झारखंड के देवघर को बड़ी सौगात दी है और बाबाधाम में पूजा अर्चना भी की। आज की पांचवी बड़ी खबर अब तक की, सड़क पर सांड के आतंक की खबर हम आपको दिखाएंगे कि कहां-कहां पर आवारा पशुओं की वजह से परेशानी हुई। और छठी बड़ी खबर, बरसात में अचानक बाढ़ से किस तरह से बचा जाए और इन्हें लेकर क्या तैयारी हो रही है। इन सभी खबरों को विस्तार से आपको दिखाएंगे एक एक कर। और सबसे पहले खबर, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी केस के बारे में आपको बता दें, आज भी अदालत में इस मसले पर सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष ने अपना पक्ष रखा, अपनी दलील रखी और कल भी हिंदू पक्ष की ओर से ही दलील रखी जाएगी। आज की सुनवाई में एक दिन पहले हिंदू पक्ष ने ट्रस्ट का गठन किया है जो कोर्ट के मामलों की देखरेख करेगा। आज केस की मेरिट पर सुनवाई हुई है। मुस्लिम पक्ष ने दलीलें रखी। मुस्लिम पक्ष की दलीलें पूरी होने के बाद हिंदू पक्ष ने अपने दावे पेश किए। आज जो हमारे आर्गुमेंट से शुरू हो चुके हैं, हमने अपना पक्ष करीब आधे घंटे तक कोर्ट के सामने रखा है और कोर्ट के सामने ये बात रखी है कि नमाज पढ़ना से कोई जगह मस्जिद नहीं हो जाती है। मस्जिद होने के लिए या नमाज पढ़ने से कोई जगह मस्जिद का कैरेक्टर ऑक्युपाई नहीं कर लेती। हमारी बहस शुरू हो चुकी है और हमने कोर्ट के सामने ये भी बताया कि इतने दिन तक इन्होंने जो बहस की थी ये बियॉन्ड द प्लीडिंग की थी, इसके लिए इनके पास कोई प्लीडिंग नहीं थी। और जो बात है, मैं बात रखना चाहता हूँ आपके सामने बहुत जिम्मेदारी से कि मैं राखी सिंह का वकील नहीं हूं और स्टेट गवर्नमेंट का वकील हूं, इसलिए इस केस में वकील नहीं रह सकता। वो बात का भी आज पटाक्षेप हो चुका है। राज्य सरकार ने जो मुझे एनओसी जारी की थी वो मैंने कोर्ट के सामने रखी है और कोर्ट ने मुझे परमिशन दी कि मैं बाकी 2 और 5 प्लेंटिफ, बाकी 4 प्लेंटिफ की तरफ से अपनी बात कोर्ट के सामने रखूं। कोर्ट ने हम चारों लोगों को प्राथमिकता दी है हियरिंग पे और अब कोर्ट के सामने हमारी बहस चालू हो चुकी है। तो दलीलें रख दी गई हैं, बहस चालू होगी, कल भी सुनवाई होगी। इधर पशुपालन विभाग में उपकरण और दवाएं खरीद को लेकर हुए घोटाले के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाते हुए घोटाले की जांच के आदेश दिए। उन्होंने 2 सीनियर अधिकारियों को मामले की जांच सौंपी है। एसीपी मनोज सिंह और सीनियर आईएएस देवेश चतुर्वेदी को मामले की जांच सौंपी गई है। जांच टीम को 7 दिन के अंदर ही अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। माना यह जा रहा है कि जांच रिपोर्ट के बाद कई अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। माननीय मुख्यमंत्री का जांच का आदेश सर्वोपरि है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जांच के आदेश दिए हैं उसी जांच को हम फॉलो करेंगे। उसी जांच को फॉलो करेंगे। तो इसमें फिर आपके विभाग के अधिकारी और अकाउंट ऑफिसर यही होगा, वो उसी से सम्मिलित होगी। क्या कुछ बड़ी कार्रवाई मान ले हम, किसके बाद होगी जांच? निश्चित रूप से, क्योंकि योगी सरकार 0 टॉलरेंस पर है और इसमें बड़ी कार्रवाई होगी। और चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पशुपालन विभाग में घोटाले का ये पूरा मामला है क्या, घोटाला कितना और किस तरह से हुआ है। पशुपालन विभाग में 50 करोड़ रुपए के घोटाले की खबर आ रही है और उपकरणों और दवाओं की खरीद में गड़बड़ी की शिकायत आई। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एक ही आइटम को 2 बार अलग अलग दामों पर खरीदा गया, ये दिखाया गया। 1,28,000 रुपए की बात सामने आ रही है। चहेती फर्मों को फायदा पहुंचाने का भी आरोप है कि चहेती फर्म से ही दवाइयां ली गई। टेंडर प्रक्रिया में भी धांधली के आरोप लग रहे हैं कि गलत तरीके से टेंडर प्रक्रिया को पूरा किया गया। जानबूझकर 5 लाख की सीमा में मांग पत्र सौंपे गए हैं। साल 2021 से 2022 तक का ये मामला है। पशुपालन विभाग में घोटाले की शिकायत आई और अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। रिपोर्ट तलब किया है खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो पशुपालन विभाग में घोटाला क्या है ये हमने आपको बता दिया। सीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं और 1 हफ्ते का ही वक्त दिया गया है रिपोर्ट सौंपने के लिए। इधर मुरादाबाद में हिस्ट्री शीटर की संपत्ति सील कर दी गई। 1,28,00,000 रुपए की संपत्ति सील हुई है। अपराधी मुल्ला असीम की संपत्ति सील हुई। मुल्ला असीम पर 25 से ज्यादा केस दर्ज हैं और फरवरी से ही वो जेल में है। मुरादाबाद के नवाबपुरा इलाके का रहने वाला है मुल्ला असीम और यहीं की प्रॉपर्टी उसकी सील की गई है।
तो इस साल फरवरी महीने से ही जेल में बंद है, हिस्ट्री शीटर है, 25 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं इसके ऊपर। 1 करोड़ 28 लाख की संपत्ति सील की गई है। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर को विकास की सौगात दी। सीएम ने यहां 464 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। सबसे पहले 298 करोड़ 81 लाख 72 हजार रुपए की लागत से 181 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और उसके बाद 164 करोड़ 77 लाख 95 हजार रुपए की 27 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सड़क, बाढ़ बचाव और बांधों के मरम्मतीकरण की परियोजनाएं शामिल हैं। सीएम योगी केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी दिया उन्होंने। आपने विगत 100 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश की कार्य पद्धति को देखा होगा। उत्तर प्रदेश आज एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में दिखाई दे रहा है। याद करिए 2017 के पहले ही उत्तर प्रदेश था जहां यहां पे रोज एक नया दंगा होता था। बड़े बड़े दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था। विगत 5 वर्ष के अंदर कहीं आपने दंगा देखा? आज दंगा नहीं है। और दंगे की बात तो दूर, अब तो सड़कों पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होंगे। सरकार का एक संकल्प है और सरकार के संकल्प के साथ जनता जनार्दन की सहभागिता और उनका आशीर्वाद है, तो ये कार्यक्रम आपने देखा होगा। गोरखपुर में मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 दिन का दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का और इस बीच कई अलग अलग कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। आज जहां उन्होंने 464 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात गोरखपुर को दी, तो उसके बाद बूथ स्तर के बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं से संवाद भी किया। और अब एक और कार्यक्रम में मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर की ही ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री इस वक्त आपको मंच पर नजर आ रहे हैं। तो आज अलग अलग विकास परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री की ओर से गोरखपुर को दी जा रही है। 2 दिन का दौरा है मुख्यमंत्री का और इस बीच कई संदेश और कई बड़ी बातें गोरखपुर में रहते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही। ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ चिकित्सालय में एसबीआई की ओर से लगवाया जा रहा है ये प्लांट। ऑक्सीजन प्लांट 7 एम्बुलेंस को भी सीएम योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाएंगे। तो 7 एम्बुलेंस, एक ऑक्सीजन प्लांट, जिसकी शुरुआत आज गोरखनाथ चिकित्सालय में होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ही इसकी शुरुआत करेंगे, उद्घाटन करेंगे। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से ये ऑक्सीजन प्लांट यहां पर लगवाया गया है। 7 एम्बुलेंस भी हॉस्पिटल को मिलने वाली है और इन एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम। मंच पर मौजूद हैं इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर को एक के बाद एक सौगात। आज का दिन बेहद खास गोरखपुर के लोगों के लिए, खासकर गोरखनाथ चिकित्सालय, जिसमें न सिर्फ गोरखपुर बल्कि आसपास के जिलों से भी मरीज आते हैं बड़ी संख्या में। यहाँ तक कि नेपाल से भी बड़ी संख्या में मरीज यहाँ पर आते हैं इलाज करवाने के लिए। तो गोरखनाथ चिकित्सालय को एक ऑक्सीजन प्लांट और 7 एम्बुलेंस की सुविधा आज से जुड़ जाएगी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के दौरे पर रहे। झारखंड और बिहार का उनका दौरा। झारखंड में उन्होंने बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर पहुंचे, जहां पर एयरपोर्ट का उन्होंने उद्घाटन किया है। 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की ये परियोजना और लोकार्पण का शिलान्यास किया। कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी ने सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि हम सभी को देवघर से झारखंड के विकास को गति देने का सौभाग्य मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं देशवासियों को शॉर्टकट की राजनीति से बचकर रहने का आग्रह कर रहा हूं। शॉर्टकट की राजनीति करने वाले कभी नए एयरपोर्ट नहीं बनवाएंगे, कभी नए आधुनिक हाईवेज भी नहीं बनवाएंगे। पीएम ने क्या कहा झारखंड की जमीन से, सुनिए सर। आपको याद होगा, पहले योजना की घोषणाएं होती थी, फिर 1-2 सरकार जाने के बाद आकर के कोई पत्थर लगा के जाता था और पत्थर लटकता रहता था,
2-4 सरकारें चलने के बाद कोई और आता, फिर वो ईंट लगाना शुरू करता था, और पता नहीं कितनी सरकारें जाने के बाद एक योजना सामने दिखती थी। आज हम उस कार्य संस्कृति को लाए हैं, उस राजनीतिक संस्कृति को लाए हैं, उस गवर्नेंस के मॉडल को लाए हैं कि जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम करते हैं। आपने अपना स्नेह देकर मुझे जिस तरह अपना ऋणी बना लिया है, उसको मैं तेज विकास करके, सबका विकास करके चुकाने का ईमानदारी से प्रयास करता रहा हूं, करता रहूंगा। आज 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ये योजनाएं इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लखनऊ में पीएसी जवानों की पासिंग आउट परेड की सीएम योगी ने सलामी ली और आज पीएसी को 15,487 जवान मिले। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पुलिस के जवानों ने शानदार काम करके यूपी की कानून व्यवस्था को बेहतर किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में पीएसी को खत्म करने की साजिश हो रही थी, लेकिन हमारी सरकार ने पीएसी को आगे बढ़ाया है। ये तस्वीरें परेड के दौरान की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने परेड की सलामी ली है और पीएसी के जवान, ये देखिए, ये नए रंग रूट हैं जो कि अब पीएसी का हिस्सा बन चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने परेड की सलामी लेने के बाद ये कहा कि पीएसी को मजबूत करने का काम उनकी सरकार ने किया है। 15,487 नए जवान पीएसी के साथ जुड़े हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश ने विगत 5 वर्ष के अंदर बेहतरीन कानून व्यवस्था के माध्यम से अपनी छवि को परिवर्तित करने का जो कार्य किया है, आज उसकी सर्वत्र सराहना होती है। यह तब संभव हो पाया जब हमारे पुलिस और पीएसी बल के सभी कार्मिकों ने पूरी निष्ठा और पूरे मनोयोग के साथ नेशन फर्स्ट की अपनी प्रतिज्ञा के अनुरूप कार्य करते हुए कुछ बेहतर परिणाम दिए। इधर यूपी के जल शक्ति मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने 100 दिन का अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया और जनता का इस गिफ्ट के लिए आभार व्यक्त किया। बीजेपी सरकार को 100 दिन पूरे नहीं हुए, लेकिन आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटें समाजवादी पार्टी के हाथ से छीनकर जनता ने बीजेपी को सौंप दिया। न केवल सरकार को रिटर्न गिफ्ट दिया, बल्कि एक तरह से ये जनता की ओर से बीजेपी सरकार के बेहतर कामों का इनाम है। ये दावे किए स्वतंत्र देव सिंह ने। वो जो खुली आंखों में सूबे का मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे, उनके ख्वाब धूल में मिल गए। और तो और हाल ही में लोकसभा उपचुनाव में अपना आजमगढ़ और आजम का गढ़ रामपुर दोनों हाथ से गवा दिए। और ये जनता जनार्दन ने 100 दिनों के अंदर ही बहुत बड़ा उपहार मोदी योगी सरकार को दिया है और जनता जनार्दन का जबरदस्त आशीर्वाद मिला है मोदी योगी जी को। कन्नौज में उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और मरीजों से बातचीत भी की। ब्रजेश पाठक ने मरीजों से पूछा कि उन्हें अस्पताल में सभी तरह की सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं। ब्रजेश पाठक ने यहां तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए कटिबद्ध है। जल्द ही डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मचारियों की कमी भी दूर की जाएगी। सबको उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध हो, सरकार इसके लिए कृतसंकल्प है। लगातार हम और हमारी टीम इसके लिए काम कर रही है। हमारे चिकित्सक कन्नौज जनपद के सभी लोगों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करा रहे हैं। सबको सरकारी दवाइयाँ अस्पताल परिसर में मिले। अस्पताल परिसर में मरीजों के साथ भगवान जैसा व्यवहार हो। किसी भी स्थिति में मरीज को संतुष्ट करके हम लोग उनके घर भेजेंगे। उनके परिजनों को यहाँ कोई दिक्कत न हो। शुद्ध पेयजल के इंतजाम किए गए हैं और हर स्थिति से हम लगातार
सभी जनपदों में पूरे प्रदेश के अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं और जो भी कमियां हैं उनको हम दुरुस्त कर रहे हैं। इधर इटावा में ओवरलोड की वजह से बिजली के 63 केवी के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। भरथना इलाके के छोला नाला के पास रखे बिजली ट्रांसफार्मर में आग लगी है और आग लगने के बाद बड़ी जोर से विस्फोट भी हुआ। बिजली ट्रांसफार्मर में आग लगने की घटना के बाद इलाके में बिजली सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई, जिसे ठीक करने की कोशिश अब भी चल रही है। फट गया, आग लग गई। उधर एटा में एक ही गांव में कई लोगों के बीमार पड़ने की खबर को लेकर बड़ा असर हुआ। स्वास्थ्य विभाग की 3 टीमें जांच के लिए पहुंच चुकी है। उधीमपुर गांव बताया जा रहा है कि गांव में करीब 24 लोग उल्टी और दस्त की समस्या से जूझ रहे थे, जिससे गांव के लोगों में दहशत थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में डेरा डाला और मरीजों का इलाज और निगरानी की जा रही है। साथ ही गांव में दवा का छिड़काव भी किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट से एमएमयू टीम भी आई हुई है हमारे सहयोग के लिए और अंडर प्रोसीजर में अभी जो मतलब पेशेंट हमें मिल रहे हैं वो ज़्यादातर लूज़ मोशन के हैं, लेकिन उसमें आज सिर्फ 2 हमें नए लूज़ मोशन के मरीज़ मिले हैं और अभी जांचें हो रही हैं। उसके बाद फिर हम आपको कंफर्म करेंगे कि इसमें कोविड है या नहीं है। दावते इस्लामी पर बीजेपी विधायक स्वामी प्रवक्तानंद का बयान सामने आया। स्वामी प्रवक्तानंद ने कहा कि जांच एजेंसियां तेजी से जांच कर रही हैं, गुल्लकों का सच जल्द ही लोगों के सामने होगा। तो दावा किया जा रहा है कि ट्रांसपेरेंट गुल्लकों का सच जल्द ही लोगों के सामने होगा। दावते इस्लामी खतरनाक संगठन, ये आरोप लगाए गए थे जिसकी जांच हो रही है और बहुत जल्द रिपोर्ट सामने आएगी, ये दावा किया है प्रवक्तानंद ने। देखिए, मुझे लगता है कि जांच एजेंसियां अपने तरीके से ठीक से काम कर रही हैं और थोड़ा और इस पर अगर एजेंसियां तेज़ी कर देंगी तो उसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। और ये जांच का विषय तो है, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने गुल्लक लगाए हैं और उन गुल्लकों में ऐसा सिस्टम बनाया है कि नीचे प्लेट लगी हुई है, उसमें भी ऐसा कोड पड़ा हुआ है कि कोई और उसे खोल नहीं सकता है, वही आदमी खोल सकता है जिसके पास इसकी चाबी है। तो ये सबके घेरे में तो हैं और मौलाना साहब लगातार इसके बारे में बता ही रहे हैं कि एक बहुत खतरनाक संगठन है और इस पर बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गोंडा में वर्दी वाले लव जिहाद का खुलासा हुआ है। दारोगा मोहम्मद वसी के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है, तब से ही ये शख्स फरार है। लड़की का आरोप है कि खुद का नाम रिंकू शुक्ला बताया था इसने, शादी की थी और नाम बदलकर 3 साल तक साथ भी रहा। शादी का झांसा देकर संबंध बनाता रहा। जब भी लड़की शादी के लिए कहती, कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता था। जब लड़की को शक हुआ कि रिंकू शुक्ला असल में मोहम्मद वसी है, तो इंसाफ के लिए एसपी के पास पहुंची। लड़की की मांग है कि या तो शादी करो या फिर जेल जाओ। वहीं दूसरी ओर पुलिस शिकायत दर्ज कर दारोगा की तलाश कर रही है। मेरा 2019 से एसआई वसी खान से संबंध था, जो कि उसने मेरे से अपना नाम छुपाया, मुझे रिंकू शुक्ला बताया और 3 साल से मेरे साथ फिजिकली था और बोला कि मैं शादी करूंगा अपनी बहन के बाद, बहन की शादी हो जाएगी। जब मैंने पिछले संडे को 27 तारीख को किसी और लड़की के साथ देखा तो मैंने उससे पूछा कि अब ये क्या है, तो मेरे से बोल रहा है कि कुछ भी नहीं है, तुम्हारी गलतफहमी है। हम उसके घर तक गए, रोज उसके पीछे लग रहे हैं, वो फरार है, मोबाइल स्विच ऑफ किए हुए हैं। लड़की का यह भी कहना है कि उस पर समझौता कर लेने का दबाव बनाया जा रहा है। पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप भी उसने लगाया। इस पर पुलिस का कहना है कि हर आरोपों की जांच की जा रही है। प्राथमिक जांच प्रभारी निरीक्षक महिला थाना के द्वारा की गई और तहरीर में संज्ञेय अपराध प्रथम दृष्टया अंकित होने की स्थिति में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। जनपद के थाना कोतवाली नगर में मुकदमा पंजीकृत किया गया, धारा 420, 376 आईपीसी और धारा 3/5 उत्तर प्रदेश विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। महिला पुलिस अधिकारियों के द्वारा पीड़िता का 161 के सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज किया जा रहा है और इस संबंध में जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है की जा रही है। एक बार फिर रुख कर लेते हैं गोरखपुर का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं।
श्री गोरखनाथ चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 5 एम्बुलेंसेस को फ्लैग ऑफ के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारत के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष सम्मान्य श्री दिनेश कुमार खन्ना जी, भारतीय स्टेट बैंक के लखनऊ परिक्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक श्री अजय कुमार खन्ना जी, पूर्व कुलपति और गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय समिति के व्यवस्थापक और उपाध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, चिकित्सालय के निदेशक महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी, गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय से जुड़े हमारे सभी वरिष्ठ चिकित्सकगण, भारतीय स्टेट बैंक के हमारे सभी सम्मानित अधिकारीगण, गुरु गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग से जुड़े हुए सभी प्रशिक्षु और अन्य उपस्थित सभी महानुभाव, गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय और उसके मरीजों के लिए ऑक्सीजन प्लांट प्रदान करने और ऑक्सीजन प्लांट के शुभारंभ कार्यक्रम के लिए मैं सबसे पहले इस उद्घाटन कार्यक्रम में चिकित्सालय परिवार से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को, चिकित्सकों को, पैरामेडिक्स को, यहाँ के जितने भी कार्मिक हैं और जो पेशेंट से लाभान्वित होने वाले हैं उन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूँ और भारतीय स्टेट बैंक को CSR की अपनी गतिविधियों के केंद्र बिंदु के साथ जोड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूँ। भाइयों बहनों, आप सबको मालूम है कि भारतीय स्टेट बैंक विगत 216 वर्षों से पूरे देश के अंदर और दुनिया के भी अनेक देशों में वित्तीय क्षेत्र में अपनी व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के साथ ही अपनी सामाजिक प्रतिबद्धताओं के लिए भी विख्यात रहा है। निरंतर अपनी सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से व्यवसाय का लाभ, व्यवसाय कमाना ही केवल उद्देश्य से नहीं बल्कि हमारी को सामाजिक प्रतिबद्धताएं भी है और उन सामाजिक प्रतिबद्धताओं के तहत ही न केवल शिक्षा के क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र में अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के साथ ही अपनी सामाजिक प्रतिबद्धताओं के लिए भी विख्यात रहा है। निरंतर अपनी सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से व्यवसाय का लाभ, व्यवसाय कमाना ही केवल उद्देश्य से नहीं बल्कि हमारी कुछ सामाजिक प्रतिबद्धताएं भी हैं और उन सामाजिक प्रतिबद्धताओं के तहत ही न केवल शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य की अत्याधुनिक सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के क्षेत्र में, गरीब कल्याणकारी वनवासी क्षेत्रों में, मलिन बस्तियों में या अन्य तमाम ऐसी गतिविधियां जो एक
आम नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बनती है, उसमें अपना योगदान देती है। अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के साथ ही आम नागरिक के जीवन में भी परिवर्तन लाने, उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने, केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न योजनाओं के साथ अपने आप को जोड़ने के साथ ही सफलतापूर्वक उन योजनाओं को क्रियान्वयन के कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ है। और इसीलिए वर्तमान की इस आर्थिक प्रतिस्पर्धा के युग में भी भारतीय स्टेट बैंक जब अपनी दोनों व्यावसायिक गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता के पक्ष को लेकर के कार्य कर रहा है, तो वह जन विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। मैं इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन का गोरखपुर आगमन और पहली बार उनका आगमन हो रहा है, इसके लिए राज्य की ओर से और गोरखपुर वासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं। आज उन्होंने आकर के यहाँ मंदिर परिसर में पहले वृक्षारोपण के कार्यक्रम में भागीदार बने, अब उन्होंने यहाँ पर चिकित्सालय में आकर के ऑक्सीजन प्लांट का यहाँ पर लोकार्पण के कार्यक्रम के साथ वे जुड़े और इस कार्यक्रम के बाद एम्बुलेंस जो हॉस्पिटल्स को हम लोग उपलब्ध करवाएंगे, सरकारी हॉस्पिटल्स को उपलब्ध करवाएंगे, उन एम्बुलेंस के फ्लैग ऑफ के कार्यक्रम के साथ भी वो जुड़ेंगे।